हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओब्स एंड गायनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीआईएच। इसमें हम लोग बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में। ये टोटली कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। पीआईएच का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो इसमें आप इमेज से भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें हम लोग किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिएगा। सबसे बात हम लोग इसमें करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटेंट। कंटेंट में आप देख सकते हो, इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पीआईएच एंड प्री एक्लेम्सिया। इनके डेफिनेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पीआईएच, देन आफ्टर आप इसमें देखोगे इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस को हम लोग स्टडी करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो हम लोग बात करेंगे, और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हो, इमेज से भी अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पर सिम्टम्स को दर्शाया गया है। आगे हम लोग चलेंगे। आप इस इमेज से ये समझ सकते हो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 140/90 mmHg से अगर ऊपर बीपी का रीडिंग जा रहा है 20 वीक्स के बाद, तो हम लोग उसे कंसिडर कर सकते हैं पीआईएच। और यहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? प्रीमी ग्रेविडा वीमेन हो सकती हैं, एक्सट्रीम एज हो सकता है, ओबिसिटी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, रीनल डिजीज हो सकता है, किडनी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर होते हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या दिख सकता है? प्रोटीनयूरिया, एडिमा, ये तमाम सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इमेज से आप क्या कंसिडर कर सकते हो? पीआईएच को शॉर्ट में समझ सकते हो। आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन को, इसके डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईएच क्या होता है? हाइपरटेंशन बीपी मोर देन 140/19 mmHg developing after 20 weeks of pregnancy during labor or postpartum without any prior history of hypertension। अगर मान लीजिए किसी भी वीमेन को हाइपरटेंशन का केस नहीं है पहले से, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 20 वीक के बाद अगर उनका बीपी बढ़ रहा है 140/19 mmHg से ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं पीआईएच, कि उस फीमेल को क्या है? पीआईएच का सिम्टम्स शो हो रहा है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। अब प्रेगनेंसी स्पेसिफिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडिमा आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर मान लीजिए किसी भी लेडी को 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर हाइपरटेंशन दिखे, प्रोटीन यूरिया दिखे, या फिर एडिमा दिखे उनके बॉडी में, तो अगर ये सिम्टम्स दिखेगा तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि उन्हें प्री एक्लेम्सिया हो चुका है। ओके, आप इमेज से कोरिलेट कर सकते हो। आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीआईएच। पीआईएच के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? तो यहाँ पर टोटल 4 क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है आपका जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? बीपी मोर देन 140/90 mmHg। यहाँ पर जो बीपी होता है 140/90 mmHg से इसका रीडिंग ऊपर जाता है। जब भी आप बीपी लोगे फीमेल का, तो इससे ज़्यादा अगर रीडिंग जा रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये पीएच के एक सिम्टम्स हो सकता है। इसमें नो प्रोटीन यूरिया होता है, इसमें किसी प्रकार का प्रोटीन यूरिया नहीं होता है। आफ्टर 20 वीक्स इसका जो भी सिम्टम्स होगा वो 20 वीक्स के बाद ही शो होगा। रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी, ये डिलीवरी के बाद खुद पर खुद ठीक हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? जिसमें कि हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया और मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसमें, और इसमें आपको एडिमा भी देखने को मिल सकता है। ओके। सीवियर प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? सीवियर प्री एक्लेम्सिया में आप देख सकते हो जो बीपी होता है वो मोर देन 160/110 mmHg होता है। इसमें हेवी प्रोटीन यूरिया हो सकता है, इसमें ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं। ओके। एक्लेम्सिया में आप क्या देख सकते हो? इसमें प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम्स, जो भी प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम्स होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में इनमें कन्वर्जन भी देखने को मिलने लगता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्लेम्सिया। इसको हम लोग एक अलग से लेक्चर में स्टडी करेंगे A to Z। अभी हम लोग इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी। इनकी इटियोलॉजी क्या होता है, इनके कॉजेज क्या होते हैं। तो ये मैटरनल फैक्टर हो गया और ये आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। तो मैटरनल फैक्टर्स में आप देख सकते हो, कॉज में आप देख सकते हो प्रीमी ग्रेविडा हो सकता है, एक्सट्रीम एज हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 18 से बिलो की कोई फीमेल है और प्रेग्नेंट हो रखी हैं, तो उनमें पीआईएच देखने को मिल सकता है, प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है।
अगर फीमेल का एज 35 ईयर से ऊपर का है तो उनमें भी पीआईएच और प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है। ओबिसिटी वाले पेशेंट में देखने को मिल सकता है, डायबिटिक मिलाइटस में देखने को मिल सकता है, रीनल डिजीज इसमें भी पीआईएच और प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीआईएच में आप कॉज को देख सकते हो। प्रेगनेंसी रिलेटेड फैक्टर्स में आप क्या देख सकते हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइडिफॉर्मोस और पॉलीहाइड्रामिनास, इसमें आप क्या देख सकते हो, पीआईएच और प्री एक्लेम्सिया को देख सकते हो। आगे हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें प्री एक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इनके पैथोफिजियोलॉजी को, इनका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। जो प्लेसेंटा होता है वो एबनॉर्मली प्लेस रहता है, ठीक, एबनॉर्मली प्लेस होता है और पूरी तरफ से डेवलप नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, पुअर ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन ऑफ द स्पाइरल आर्टरी। जो स्पाइरल आर्टरी होते हैं और जो प्लेसेंटा के सेल्स होता है ट्रोफोब्लास्ट, उनका पुअर इन्वेजन होता है, मतलब कि इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है और यहाँ पर जो भी ब्लड का सप्लाई होता है वो बहुत ही पुअरली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रोप्लेसेंटल प्रोफ्यूजन डिक्रीज होता है। जो आपका यूट्रोप्लेसेंटल पाथवे होता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई होता है प्लेसेंटा और यूट्रस को, उसका पाथवे धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। अब इसके वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा, प्लेसेंटल इसीमिया। अब यहाँ पर जो प्लेसेंटा को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहे थे और यूट्रस को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, वहाँ पर कम देखने को मिलता है, जिसके वजह से प्लेसेंटा स्ट्रेस में चला जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स खाना पोषण नहीं मिल रहा है, तो स्ट्रेस हो जाता है, जिसके वजह से क्या होने लगता है, रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव सब्सटेंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो वैसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करने लगता है, मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करने लगता है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में जैसे ही हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होता है तो जनरलाइज वैसोस्पाज्म देखने को मिलने लगता है, मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं। ओके, जिसके वजह से क्या होता है, डिक्रीज ऑर्गन प्रोफ्यूजन होने लगता है, मतलब कि ब्रेन, किडनी, लिवर और प्लेसेंटा तक जो आपका ब्लड वेसल्स मतलब कि ब्लड को पहुंचाते थे वो धीरे धीरे वो कम होने लगे। ओके, जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकता है, एडिमा और फीटल कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है। ओके, आप चाहो तो इसे हिंदी में भी समझ सकते हो, यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में टोटली सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आप देख सकते हो मैटरनल साइन एंड सिम्टम्स और यहाँ पर देख सकते हो फीटल इफेक्ट। मैटरनल साइन एंड सिम्टम्स में आप क्या देख सकते हो, रेज ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, एडिमा देखने को मिलेगा फेस, हैंड और फीट में, सडन वेट गेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो सकता है। ये आपको मैटरनल साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे देखने को मिलेगा। फीटल इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, IUGR, ओलिगोहाइड्रोएमनेस हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, IUFD हो सकता है, मतलब कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकता है। ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किन किन टेस्ट को कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करोगे, चेक करोगे। अगर मान लीजिए कि 140/19 mmHg से ऊपर अगर स्कोरिंग जा रहा है ब्लड प्रेशर का, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं कहीं ना कहीं PIH का ये सिनेरियो बन रहा है। और यहाँ पर हम लोग 2 ओकेजन में चेक करते हैं, मतलब कि 2 बार 4 से 6 घंटा पे हम लोग चेक करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में आप क्या देखोगे, अगर प्रोटीन यूरिया है तो प्रोटीन यूरिया में क्या होगा कि मोर देन 300 mg/24 आवर आपको इसका कैलकुलेशन दिखेगा। और डीप स्टिक टेस्ट आप कर रहे हो तो इसमें स्कोरिंग कितना दिखेगा, मोर देन +1। अगर ये स्कोर आपको देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं क्रीन जो यूरिन है वो अफेक्ट हो चुका है, ठीक, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो चुका है, कहीं हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, CBC में आप क्या चेक करोगे, हीमो कॉन्सेंट्रेशन एंड प्लेटलेट आप चेक करोगे, इनके काउंट्स को आप चेक करोगे। LFT जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसमें आप क्या चेक करोगे, लीवर इंजाइम्स ये क्या हो रखे होंगे, इंक्रीज हो रखे होंगे। ओके, RFT आप चेक करोगे, RFT में क्या करोगे, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड है वो भी इंक्रीज हो रखा होगा। ओके,
और कोगुलेशन प्रोफाइल में आप चेक करोगे DIC का रिस्क है या नहीं है। ये तमाम चीज़ों को आप उसमें मॉनिटर करोगे, चेक करोगे। जो भी आप लाइव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसमें आप उनके लेवल्स और कंसंट्रेशन को चेक करोगे। यहाँ पर एनिमेशन और ग्राफिक्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट से भी आप स्टडी कर सकते हो। आप चाहो तो इसे अपने एग्जाम में भी बना सकते हो, इससे आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। ये इस साइड आपका मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस दिया हुआ है और इस साइड फीटल कॉम्प्लिकेशंस दिया हुआ है। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, फिट्स आ सकते हैं, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, एब्रोप्सियो प्लेसेंटाई हो सकता है, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, DIC कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकता है, मैटरनल डेथ भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकता है अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो। देन आफ्टर हम लोग फीटल कॉम्प्लिकेशन में देख सकते हैं IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, प्री मैच्योरिटी हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, स्टिल बर्थ का भी सिचुएशन बन सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट। हम लोग इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट दिया हुआ है और इस साइड ड्रग मैनेजमेंट दिया हुआ है। जनरल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाओगे। जो पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है उन्हें बेड रेस्ट के लिए आप प्रोवोक करोगे। और कौन सा पोजीशन होना चाहिए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इस पोजीशन में आप पेशेंट को लाई करा सकते हो। रेगुलर BP मॉनिटरिंग करना है, डेली वेट मैनेज और मॉनिटर करना है। देन आफ्टर यूरिन प्रोटीन मॉनिटरिंग करते रहना है। फीटर सर्विलेंस जिसमें कि USG और CTG टेस्ट आप करते रहोगे जब तक नॉर्मल नहीं हो जा रहा है। ठीक, ये हमेशा इंटरवल पर होगा। देन आफ्टर हम लोग ड्रग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एडमिनिस्टर करोगे जैसे कि मिथाइल डोपा, लेविटालोल और निफेडिपिन। देन आफ्टर एंटी कन्वर्जेंट अगर हो रखा है या फिर होने के सिचुएशन दिख रहे हैं तो यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस आप क्या दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट। ये सारा आपका डॉक्टर के ऑर्डर पर होगा, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। देन आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा, इस सिनेरियो में क्या करना है, ये कब होगा, मतलब कि फीटस और प्लेसेंटा को डिलीवर कब करना है। अगर माइल्ड केस है तो आप कंटिन्यू करोगे, जो नॉर्मल मॉनिटरिंग होता है, सर्विलेंस होता है वो आप करोगे जब तक बेबी मैच्योर ना हो जाए। ओके, इस सिचुएशन में आप उसी समय डिलीवरी नहीं करोगे। लेकिन अगर सीवियर केसेस है तो अर्ली डिलीवरी इरिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। अगर मान लीजिए कि अगर सीवियर केस है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डिलीवरी करा सकते हो। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को भी हम लोग 2 फेज में समझेंगे। सबसे पहले असेसमेंट और इंटरवेंशन। असेसमेंट में आप क्या करोगे, मॉनिटर BP 4 आवरली, 4 घंटे पर, हर 4 घंटे के अंतराल पर आपको BP मॉनिटर करना है। उसके बाद चेक एडिमा को चेक करते रहना है। मेजर यूरिन आउटपुट को मेजर करते रहना है। एसेस रिफ्लेक्सेस, ठीक, रिफ्लेक्सेस को एसेस करना है। और MgSO4 के टॉक्सिसिटी को भी एसेस करना है, मॉनिटर करना है, क्लोज मॉनिटर करना है। मॉनिटर फीटल हार्ट रेट को भी मॉनिटर करते रहना है। इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, मेंटेन क्वाइट इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करोगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ड्रग, जो भी डॉक्टर ने ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है उसे एडमिनिस्टर करने का भी काम करोगे आप। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट को आप मेंटेन करोगे। ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड, अगर ऑक्सीजन थेरेपी का नीड है तो इसे आप एडमिनिस्टर करोगे। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी डिलीवरी, अगर इमरजेंसी और सीवियर केस है तो उस समय आप खुद को और इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करोगे इमरजेंसी डिलीवरी के लिए। हेल्थ एजुकेशन, इसमें आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ANC विजिट के बारे में पेशेंट को और उनके फैमिली को बताओगे। डाइट, हाई प्रोटीन एंड लो सॉल्ट, इसके बारे में आप बताओगे कि कौन सा डाइट उनको लेना है और कौन सा डाइट नहीं लेना है। वार्निंग साइन रिपोर्टिंग, अगर मान लीजिए कि फीमेल में किसी प्रकार का वार्निंग साइन दिख रहा है तो आप फैमिली और पेशेंट को बोलोगे कि आप रिपोर्ट करें, मतलब कि आप डॉक्टर से रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर नर्स को बता सकते हैं। तो ये रहा आपका तमाम नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये लेक्चर कंप्लीट क्लियर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए और लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।